गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th विषय हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी क्लास 10th में आपकी दो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, जिसमें एक का नाम कृतिका है और एक का नाम क्षितिज है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है आज का, जिस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हैं वो क्षितिज है। और क्षितिज में भी दो भाग हैं, एक गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। तो जो आपका गद्य भाग है उसका पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा यह रचित चैप्टर है। आज की क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट की क्लास में उसके बारे में पढ़ा कि जो नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, शीर्षक है, जो पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, से हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा। आज हम उस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा आपको इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि यह चैप्टर स्वयं प्रकाश द्वारा यह रचित चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इसमें जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनकी सबसे अधिक भूमिका रही है। हालांकि देश को स्वतंत्र कराने में और भी ऐसे वीर शहीद, युवा दिलों की धड़कन, हृदय सम्राट कई वीर जवान रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी, और भी ऐसे कई वीर रहे हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा यदि भूमिका रही है वो सुभाष चंद्र बोस की रही है, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खैर, तो जो चश्मा है नेताजी का चश्मा, उसके बारे में है। जैसा कि मैंने कल के दिन भी बताया था, आपको पहली क्लास में बताया था कि इसमें 4 आपके पात्र हैं। एक पात्र इसमें आपका मोतीलाल है, जो ड्राइंग टीचर है, ड्राइंग के अध्यापक है हाई स्कूल में, वहाँ के विद्यालय में, उस कस्बे के विद्यालय में। और एक इसमें पान वाला है, और एक इसमें हवलदार साहब हैं, और एक इसमें कैप्टन है चश्मे वाला, जिसका नाम चश्मे वाला है, और कैप्टन भी कहते हैं जिसको। तो ये 4 पात्र हैं। 4 पात्रों के अंतर्गत यह जो पूरी स्टोरी है वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसमें नेताजी का चश्मा के माध्यम से उन करोड़ों देशवासियों के प्रति इसमें प्रेरणा दी गई है, जो आज भी हमारे देश में अपने देश से और अपने देश के जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया है, उनके प्रति उनकी भक्ति भाव, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति आस्था, उसको इस चैप्टर में दिखाया गया है, जैसा कि आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम एक एक करके प्रश्नोत्तरों पे पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। जो चश्मे वाला था, जिसका नाम कैप्टन था, जो चश्मे बेचता था, जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी चौराहे पर, वह संगमरमर की बनी हुई थी, तो उस पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं होने के कारण वह उस मूर्ति पर, उसके मन में, उसके हृदय में यह बात आई कि यह मूर्ति बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस की अच्छी नहीं लग रही है, सम्मानजनक नहीं लग रही है, तो वो तरह तरह के चश्मे उस पर लगाता रहता था। उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित प्रश्न किया जा रहा है। पहला प्रश्न है आपके इस चैप्टर का, नेताजी का चश्मा नामक चैप्टर का पहला प्रश्न है आपका, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी, एक्चुअली अक्सर क्या होता है कि हम कैप्टन शब्द का प्रयोग सेनानी के लिए लगाते हैं, और सेना के अंतर्गत जो 3 सेनाएं होती हैं, एक कैप्टन का एक उम्दा पद होता है, एक पद के अनुसार उसका वो होता है और उसको कैप्टन की उपाधि मिलती है। लेकिन यहाँ चश्मे वाला कोई ना तो सुभाष चंद्र बोस जी का मित्र था, ना कोई पूर्व सेनानी था, फिर भी लोग कैप्टन क्यों कहते थे, यह प्रश्न है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा आपके सामने कि उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उन चश्मे वाले के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो सम्मान, जो भक्ति थी, जो देश के प्रति
सारी बातों को लेकर हम उस कैप्टन को, उस चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी नजर में, उनके हृदय में सुभाष चंद्र बोस के प्रति आस्था थी और देश की भक्ति के प्रति भी उनकी आस्था थी, हमारे भारत देश के प्रति उनकी आस्था थी। इस कारण से उनको कैप्टन कहते थे, उस चश्मे वाले को। यह इसका उत्तर हो गया। सेकंड प्रश्न है आपका, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहले तो हालदार साहब थे जो उस चौराहे से जो गुजर के जाते थे, किस चौराहे से? जो जहां संगमरमर की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी थी उस कस्बे में, वहां से होके गुजरते थे वो। तो कई बार गुजरते थे, चले जाते थे, फिर आते थे, कई बार किया। लेकिन एक बार उनको ऐसा हुआ कि उनको बिना देखे हुए, क्योंकि उस समय की बात थी, क्योंकि कैप्टन मर चुका था जो चश्मे वाला था, तो उनकी उस चौराहे पर रुकने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि उस चौराहे पर रुकने से उनका हृदय कांप उठता था, क्योंकि उस चश्मे वाले की, जो कैप्टन जिसका नाम था, उसकी याद आ पड़ती थी। इस कारण वो वहां रुकते नहीं थे। लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने रुक कर देखा। क्यों देखा? तो इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं सभी प्रश्नों के उत्तर, बट आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, टू कॉपी शब्द ना हो, लेकिन भाव वही है जो आपकी पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तरों का जो भाव है, वही प्रश्नों के उत्तरों का भाव मिलता जुलता मैं बता रहा हूं। शब्द इधर के उधर हो सकते हैं, तो ऐसा ना समझें कि सर आप ये बता रहे हैं इसमें ऐसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, पर शब्द इधर के उधर हो सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस को क्यों हो गए? तो जब उन्होंने, हालदार साहब ने जब मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा, जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, क्योंकि उस समय आपके जो कैप्टन था, जो चश्मे वाला था, जो सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो प्यार करता था, उनके प्रति जो आस्था थी, सम्मान था, उसको देखकर उन्हें याद आ गई। जब उसने देखा तो उस पर जो मूर्ति पर जो चश्मा नहीं था, और चश्मा न होने का कारण था कि जो चश्मे वाला कैप्टन था वो मर चुका था, इसलिए वो मायूस हो गए उस मूर्ति को देखकर। यह पहले प्रश्न का आंसर है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। पहले मायूस होने का कारण उनका यही है कि पहले मायूस इसलिए हो गए वो क्यों, उन्होंने मूर्ति को देखा सुभाष चंद्र बोस की का, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जैसे ही देखा तो उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। इस कारण जो हालदार साहब थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो चौराहे से गुजर के जाते थे जो हालदार साहब, वो मायूस को होते। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा, सरकंडा एक आपका आपने देखा होगा, जो अपने यहाँ सरकंडे होते हैं तो उनसे छोटे छोटे बच्चे चश्मे बनाया करते थे। आज भी छोटे छोटे बच्चे सरकंडे की जो सिरकी होती है, उस सिरकी को निकालकर चश्मा बनाते हैं। तो चश्मा बनाकर जब हालदार साहब ने उनकी मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जब सरकंडे का चश्मा देखा, सिरकियों का गिलंगा कहते हैं, इसको गिलंगा कहते हैं, उसकी जो छाल होती है उससे और उसके अंदर जो गूंद होता है उससे चश्मा बनता है। तो वो चश्मा उन्होंने लगा देखा हालदार साहब ने। किस पर लगा देखा? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर, चौराहे पर। तो उसको देखकर हालदार साहब के मन में आया कि आज भी इस देश में बुजुर्ग लोगों में ही नहीं, वृद्ध लोगों में ही नहीं, बड़े लोगों में ही नहीं, हमारे देश के बच्चों में भी हमारे वीर जवानों के प्रति, हमारे वीर सैनिकों के प्रति, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में जिनकी सबसे अच्छी भूमिका रही है, उनके प्रति आज भी उनका प्यार है। ये उनके अंदर इस प्रकार का भाव जागृत हो उठता है। ये सेकंड क्वेश्चन के ख भाग का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंतर्गत हमारे देश को जिन्होंने स्वतंत्र कराया है,
जिन्होंने एक एक अपने पसीने की बूंद और एक एक खून की बूंद इस देश के लिए न्यौछावर कर दी है, उनके प्रति आज भी हमारे देश में आस्था है। और वो आस्था ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में ही हो, बुजुर्ग लोगों में ही हो, सब लोगों में आस्था है, अर्थात वह आस्था बच्चों में भी है। इस प्रकार वो इस पर मतलब भावुक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वाली परस्ती है और आने के लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात उस कौम का क्या होगा, आप जानते उस कौम का क्या होगा। उस कौम का धर्म बर्बाद हो जाएगा, उस कौम की जाति बर्बाद हो जाएगी, उस कौम की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, उस कौम का संपूर्ण सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो कौम इस देश को स्वतंत्र कराने में जिनकी अच्छी भूमिका रही है, जिनका वर्चस्व रहा है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया है, उनके प्रति जो कौम हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनका उपहास करती है, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अर्थात उनका धर्म नष्ट हो जाता है, उनकी जाति नष्ट हो जाती है, उनकी यश नष्ट हो जाता है, उनकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो हमारे देश को जिन्होंने स्वतंत्रता कराया है, स्वतंत्र कराया है इस देश को, जिनकी अच्छी भूमिका रही है और जो स्वतंत्र कराने वालों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों का जो कौम, जो जाति, जो धर्म मजाक उड़ाता है, उपहास करता है, ऐसे लोगों का सत्यानाश होता है। ऐसे लोग चंद अपने स्वार्थ हित बिक जाते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं और इस देश के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं और इस देश के खिलाफ बोलते हैं। कहते हैं कि जिस थाली में आप खाना खाते हो उसी में छेद करते हो, जिस देश का नमक खाते हो उसके खिलाफ आप बोलते हो। उस कौम का हर प्रकार से वह कौम समूल नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका कोई भी परिवार में नहीं बचता है, अर्थात उसका धर्म, यश, कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अर्थात पान वाला जो था इस चैप्टर के अंतर्गत, नेताजी का चश्मा, उसका हमें चित्रण व्यक्त करना है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो पान वाला था वो हंसमुख स्वभाव का था और काला था, उसकी तौंद निकली हुई और काफ़ी मूंछें थी और वो जब भी पान खाता था तो उसकी काली और लाल बत्ती सी दिखाई देती थी। अर्थात एक ही उसके अंदर कमी थी कि उसने एक बार सुभाष चंद्र बोस की जो आपकी मूर्ति थी जिसमें चश्मा जो कैप्टन लगाते थे, तो उनसे पूछा गया था कि यह चश्मा कौन लगाता है हवलदार साहब ने। तब जो पान वाला था उसने कहा कि वही लंगड़ा पागल वही है, वही लगाता है। तो उस कैप्टन का, उस चश्मे वाले का इस तरीके से इन पंक्तियों को बोलकर उसने मजाक उड़ाया था। बस यही उसके अंदर कमी थी। बाकी जो पान वाला था वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव का था, मोटा ताजी था, तंदुरुस्त था, खूब तौंद निकली हुई थी। पान जब खाता था तो उसकी लाल और काली बत्ती सी दिखाई देती थी। यह इस प्रकार है। नेक्स्ट, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। अर्थात जैसा कि मैंने अभी बताया था इससे पहले आपके उस प्रश्न के उत्तर में, वही फिर से एक प्रश्न दोबारा से ये आ रहा है, उसी से संबंधित मिलता जुलता, कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया लिखी। वह लंगड़ा है, वह पान वाला है। जो पान वाला कह रहा है उसे लंगड़े से, उससे चश्मे वाले से, कि वह पागल है, वो लंगड़ा है, वह वृद्ध है, वह क्या फौज में है। जब हवलदार साहब ने एक दिन उनसे पान वाले से पूछा कि इस पर चश्मा कौन लगाता है, तो पान वाले ने कहा कि वह लंगड़ा है, वो वृद्ध सा है और वो पागल सा है, वही चश्मा लगाता है। क्या वो फौजी है या सुभाष चंद्र बोस का दोस्त है? इस प्रकार हवलदार साहब की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जिज्ञासा बसाते एक दिन पूछा था
पान वाले ने उनका मजाक उड़ाया था कि वो लंगड़ा वृद्ध बूढ़ा पागल सा क्या फौज में जाएगा। अर्थात इससे यह व्यक्त होता है उस पान वाले की वह निकृष्ट भावना इससे व्यक्त होती है कि एक चश्मा वाला बेचारा वृद्ध व्यक्ति और जो सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति इतना उसका स्नेह और उसका किस प्रकार उपहास उड़ा रहा है। तो इस प्रकार के जो लोग उपहास उड़ा रहते हैं, जो देश के प्रति जो प्यार करते हैं, जिनका उपहास उड़ाया जाता है, वे लोग अर्थात इस जिंदगी में वो ढंग से नहीं जी पाते हैं। अर्थात वो उनकी अच्छाइयाँ इस देश में नहीं रहती हैं, उनको लोग घृणित दृष्टि से देखते हैं। अर्थात इस प्रकार का नहीं कहना चाहिए उनको। अर्थात इस प्रकार की भावना से यह लगता पता कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देशभक्ति के प्रति जिनकी भावना होती है, भारत के प्रति जिनकी अच्छी सोच होती है, जो भारत को सम्मान देते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया है, ऐसे नौजवानों का सम्मान देते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन लोगों के मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं और कुछ उनकी प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार की जो पान वाले के इस प्रकार की पंक्ति को देखकर कि वह क्या लंगड़ा या पागल, वह वृद्ध क्या फौज में जाएगा, इससे यह व्यक्त होता है कि इस जमाने में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं कि जो हमारे देश के नौजवानों की प्रशंसा करते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो हमारे देश के नौजवानों की बुराई करते हैं। इन पंक्तियों से यही व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे व्यक्त होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति उनकी अच्छी भावना थी, सम्मान की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी। इसलिए हालदार साहब हर एक बार मूर्ति पर रुककर और पान खाकर जरूर जाते थे। पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पहुंचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे पान वाले की जो भावुकता है वह व्यक्त होती है। जब पूछा हालदार साहब ने पान वाले से कि वो व्यक्ति कहाँ गया, आज इस पर मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो पीछे मुंह मोड़कर उसने आंखों से आंसू आए पान वाले के पहुंचा। इससे ये पता लगता है कि जो पान वाला था उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति अच्छी सोच थी, भावुकता वाली सोच थी। अर्थात दोनों प्रकार की सोच थी उसकी, जैसा कि मैंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगा देता था क्योंकि कोई व्यक्ति आता था और जब सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर उस चश्मे को देखता तो वो मान उठता था, क्योंकि उसे वो बहुत प्यारा लगता था। तो जो कैप्टन थे उस चश्मे को उतारकर, जो चश्मे वाला था जिनका नाम कैप्टन था, वो उस चश्मे को उतारकर उस व्यक्ति को दे देते थे और दूसरा वह चश्मा लगा देते थे। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रखा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट यह है कि पान वाले के बताने से पहले, भाई पान वाले से पूछा किसने, हालदार साहब ने। हालदार साहब कौन थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। वो निकल के जाते थे वहां से, चौराहे से, जहां संगमरमर की मूर्ति रखी थी। तो उन्होंने एक बार सहर्ष पूछ लिया कि इसको जो चश्मा इस पर लगाता है, बार बार बदल देता है, वह कौन व्यक्ति है। तो यह पान वाले ने बता दिया। पान वाले से पहले उनके अंदर उस चश्मे वाले के प्रति कैसी भावना थी, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपके सामने यही कहना चाहूंगा कि उससे पहले, पान वाले के बताने से पहले, कैप्टन के बारे में बताने से पहले, कैप्टन के बारे में हालदार साहब, चश्मा वाले के संदर्भ में हालदार साहब यह सोचते होंगे कि वह व्यक्ति काफी हृष्ट-पुष्ट है, काफी तंदुरुस्त है, बढ़िया व्यक्ति है, इस प्रकार की भावना सोचते होंगे। लेकिन बाद में जब पान वाले ने बताया तो वे जो चश्मे वाला कैप्टन थे वे बहुत ही कमजोर कृष्णकाय के व्यक्ति थे। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
सीमा पर तैनात फौजी देश का प्रेम परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्य में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अलग अलग परिचय दें। अर्थात देश प्रेम का परिचय जो बताया है इन्होंने, केवल देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप सेना के अंदर ही जाकर देश प्रेम की भावना को जागृत करें। यहाँ इस चैप्टर और इस प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है कि केवल फौज में भर्ती होकर ही नहीं आप देश के प्रति प्रेम दिखा सकते हो, आप अपने देश में रहते हुए भी पर्यावरण का संरक्षण करके, प्रकृति का संरक्षण करके, सरकारी वस्तुओं को नुकसान न पहुंचाकर, अर्थात देश की किसी वस्तु, देश बना है सभी चीजों से, मानवों से, प्रकृति से, पर्यावरण से, पशु पक्षी इंसान सबसे ही देश बना हुआ है। तो उस देश में जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु, कोई भी हो, उन सब के प्रति भावना, हमारी अच्छी सोच और उनको तकलीफ ना पहुंचाना, उनको परेशान ना करना, यह सब कुछ भी देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर है। यहां प्रश्न क्या था कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अमल भी कीजिए। तो यहाँ यह प्रश्न पूछा गया है कि मान लीजिए आप केवल फौज में भर्ती होने के बाद में ही देश प्रेम की भक्ति तो करते, उसमें तो देशभक्ति की भावना होती ही आपकी, लेकिन उसके अलावा और आप क्या देशभक्ति दिखा सकते हो? तो इस प्रश्न का यही आंसर होगा कि हम अपने देश में रहते हुए पर्यावरण को बचाकर, पर्यावरण का संरक्षण करके, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, सरकार की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, इस भारत देश के किसी भी जीव जंतु या किसी वस्तु को नुकसान न पहुंचाकर, इस प्रकार भी हम भारत देश के प्रति अच्छी सोच और प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना का भी परिचय दे सकते हैं। यह इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा बैठा दिया। तो इसका है मतलब कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का यह आंसर है कि कोई व्यक्ति आया और उसने चश्मा मांगा चश्मे वाले से, और वह भी जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है उसको मांगा और उसने देखा, पहना और पहनकर बैठकर वो चला गया। भाई खूब क्या आइडिया है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द जब आ जाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं, चमत्कार हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं। अर्थात भाषा जो बनती है उस भाषा के अंतर्गत कभी कभी आपने देखा होगा उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं, कभी कभी संस्कृत के शब्द भी आ जाते हैं। इससे क्या होता है, जो भाषा होती है वह सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। अर्थात यहाँ यह प्रश्न है कि दूसरी भाषा की एक भाषा में शब्द आने से क्या प्रभाव पड़ता है? यही प्रभाव पड़ता है कि वो जो भाषा होती है वो सुंदर और सुदृढ़ और अत्यधिक आकर्षक हो जाती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के जो आपका नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश इसके रचयिता हैं, इसको लिखने वाले हैं, इसका सेकंड पार्ट आज मैंने प्रश्नों उत्तरों के रूप में मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। इनके प्रश्न थे जो मैंने प्रश्नों को आंसर अपनी तरफ से दे दिया। प्रश्न मैंने किताब से लिए आपके और आंसर मैंने उनका अपनी तरफ से दिया। और मेरे अलावा और भी आप अपनी पुस्तक से मिलाइए उन प्रश्नों को, देखिए, उनको पढ़िए, मेरे द्वारा जो उत्तर बताए गए उनका मिलान कीजिए और उनको लर्न करिए। इस प्रकार है, अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप सहज पूछ सकते हैं। थैंक यू।
तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।